जय हिंद। राज्यपाल के पद के बारे में और राज्यपाल की शक्तियों और कार्य क्षेत्र के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, गवर्नर की पावर्स क्या होती हैं आप लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर है। गवर्नर क्या एक राज्य, दो राज्य के एक गवर्नर हो सकते हैं? अगर उनके वेतन भत्ते या शर्तें डिसाइड करना होगा तो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे, और वो बताएंगे दोनों राज्यों को कि उन्हें मिलकर किस प्रकार से सेवा शर्तों का निर्धारण करना है। तो गवर्नर की हमने मोस्टली पावर्स देखी थी कि राष्ट्रपति की तरह ही है। ऐसी कौन सी पावर्स हैं जो राष्ट्रपति के पास है परंतु गवर्नर के पास नहीं है? बस ये बता दीजिए आप। क्षमादान में दो प्रकार की शक्तियां जो गवर्नर के पास नहीं है। पहली शक्ति मृत्यु दंड को क्षमा करने की, मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकते गवर्नर। और दूसरा, कोर्ट मार्शल से संबंधित किसी भी प्रकार के दंड को वो क्षमा नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनके शक्ति क्षेत्र के ही बाहर है। ठीक है, क्योंकि तीनों सेनाओं के कमांडर कौन होते हैं? राष्ट्रपति, संवैधानिक कमांडर। तो इसीलिए वो शक्ति किसको दी गई है? राष्ट्रपति को दी गई है। इसके अलावा आपातकाल लगाने का काम राज्यों में राष्ट्रपति करते हैं, परंतु आपातकाल लगाने की सिफारिश कौन करते हैं? राज्यपाल की। संबंधित राज्य में आपातकाल लगाने की आवश्यकता है, वही सिफारिश किसके पास भेजते हैं? विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की शक्तियां हैं, परंतु राज्यपाल के पास 4 प्रकार की शक्तियां हैं। विधेयक को एक्सेप्ट कर सकता है, दूसरा विधेयक को मना कर सकता है, और तीसरा पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, और चौथा कुछ विषयों को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। जब तक राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं होगी तब तक वो विधेयक वो साइन नहीं करेंगे। तो हमने राज्यपाल के संबंध में पढ़ लिया है। अब हम आज पढ़ेंगे, हम क्योंकि राज्य में पढ़ रहे हैं, है ना, हमारा कौन सा भाग चल रहा है? संविधान का भाग 6, जो कि आपका स्टेट्स है। अब स्टेट्स में हमने गवर्नर तो देख लिया जो उसका संवैधानिक प्रमुख होता है। अब संवैधानिक प्रमुख के बाद हम बात करते हैं मुख्य कार्यकारिणी या कार्यपालिका की। तो कार्यपालिका में कौन होता है? मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। जिस प्रकार से केंद्र में प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद होती है, वैसी राज्यों में क्या होता है? मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद होती है। तो आज उसी की मंत्री परिषद के बारे में चर्चा करेंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, उसकी मंत्री परिषद पढ़ी हुई है आपने, तो बस बिल्कुल वैसा ही लगभग चलेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें कोई अलग सिस्टम नहीं हो जाता कि मुख्यमंत्री को चुनने की प्रक्रिया बदल जाए। जो प्रक्रिया वहां थी वही प्रक्रिया यहाँ फॉलो की जाएगी। बाकी चीजें हम आगे लेक्चर के साथ कवर करेंगे। थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं। भाग कौन सा पढ़ रहे हैं हम? भाग 6। भारतीय संघवाद के दूसरे भाग अर्थात राज्य से संबंधित है। आर्टिकल 152 से लेकर 237 राज्यों से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है। इसमें राज्यों की कार्यपालिका, जिस पर आज हम बात करेंगे, विधायिका और न्यायपालिका शाखाएं शामिल हैं। आज हमें बात करनी है आर्टिकल नंबर 163 और 164 के बारे में। वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी के रूप में मुख्यमंत्री को सरकार का क्या कहा जाता है? मुखिया कहा जाता है। उन्हें उनकी मंत्रिपरिषद द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, जो राज्यपाल और राज्य के महाधिवक्ता के साथ साथ राज्य कार्यकारिणी का हिस्सा होते हैं। प्रधानमंत्री के समान जो केंद्र में सरकार का प्रमुख होता है, मुख्यमंत्री राज्य स्तर पर सरकार का क्या होता है? प्रमुख। केंद्र में सरकार का प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री। तो राज्य में सरकार का प्रमुख कौन है? मुख्यमंत्री। भारत में मंत्रिपरिषद की भूमिका के बारे में जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होता है, ये बात किसमें? अब देखना आर्टिकल नंबर 163 में क्या लिखा हुआ है कि आर्टिकल नंबर 163 में प्रावधान करता है कि राज्यपाल को, अभी हमने राज्यपाल पढ़ लिया, अब ध्यान से समझना, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। तो अब ये सारी चीजें छोड़कर हम यहां आते हैं कि आर्टिकल नंबर 163 ये कहता है कि देखो, आपने गवर्नर के बारे में तो सारी चर्चाएं कर ली, आपने सारी शक्तियां पढ़ ली, सारी शक्तियां उसके कार्य देख लिए। अब बात करते हैं कि गवर्नर के साथ मिलकर काम कौन करता है कार्यपालिका या कार्यकारिणी में। तो गवर्नर के साथ मिलकर काम करते हैं मुख्यमंत्री उस स्टेट के और बाकी उसके मंत्री परिषद के सदस्य। अब आर्टिकल नंबर 163 कहता है कि इस गवर्नर की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी, और उस मंत्री परिषद का एक लीडर होगा जिसे हम मुखिया कहते हैं, और वो मुखिया कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। अब मुख्यमंत्री को चुनने की प्रक्रिया देख लेते हैं, जो कि आप लोगों को पता है, फिर भी देख लेते हैं। मुख्यमंत्री, ठीक है, चलिए बताइए मुख्यमंत्री बनता कौन है? कौन मुख्यमंत्री बनता है? बहुमत प्राप्त, जिसे मेजोरिटी मिलती है। कहां पर? देखो, मान के चलते हैं, चलो किसी स्टेट में विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है, ठीक है। अब बताओ कहां मेजोरिटी चाहिए? कहां पर?
विधानसभा में मेजोरिटी चाहिए। अगर हमें केंद्र में सरकार बनानी है तो मेजोरिटी किस में चाहिए, लोकसभा या राज्यसभा? लोकसभा। वैसे ही यदि हमें राज्यों में सरकार बनानी है, अच्छा इतनी चीजें तो आज आप लोगों को क्लियर है ना कि किसे विधायक बोलते हैं, किसे सांसद कहते हैं, विधानसभा क्या होती है, लोकसभा क्या होती है। अब तो कंफ्यूजन नहीं होता कि आप हमारे जो स्टेट लेजिस्लेटिव है यानी हमारी जो विधानसभा है उसके सदस्यों को सांसद नहीं बोला जाता, पता है सांसद किसे बोला जाता है? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को क्या कहा जाता है? सांसद। और विधायक अर्थात MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली किसे कहा जाता है? जो हमारे राज्य के सदस्य होते हैं राज्य विधानसभा के। और MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसे कहा जाता है? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को। जो दिल्ली में बैठते हैं वो सांसद हैं, वो MP हैं, और जो आपके राज्यों में बैठते हैं वो आपके MLA हैं। मुख्यमंत्री, अब मान के चलते हैं दो पार्टीज में इलेक्शन हुआ, पार्टी A और पार्टी B। अब हम मध्य प्रदेश के हृदय प्रदेश के वासी हैं तो हम उसी की सीट्स पे चर्चा करते हैं। मध्य प्रदेश में टोटल सीट्स कितनी है? 230 सीटें हैं। 230 सीटें हैं मध्य प्रदेश में। और हम जानते हैं कि अगर बहुमत चाहिए तो आपको कुल सीटें बटे 2+1 इस फॉर्मूला को फॉलो करना होगा। जो इस फॉर्मूला को जीत गया उसको क्या प्राप्त हो गया? बहुमत। तो कुल सीटें कितनी? 230 डिवाइड बाई 2 कितना होता है? 115। 115 + 1, अर्थात जिसे मध्य प्रदेश में 116 सीटें मिल जाएंगी वो पार्टी को बहुमत प्राप्त हो जाएगा। अब वो पार्टी A भी हो सकती है और पार्टी, अब हर बार पार्टी A को जितवाते हैं तो इस बार हम इसे हरा देते हैं। अब कौन जीती? पार्टी B जीत गई। पार्टी B को कितने मत मिल गए? या तो 116 या 116 के ऊपर मिल चुके हैं। अच्छा मान के चलो एक कंडीशन लेके चलते हैं, 116 मिला तो ठीक है, राज्यपाल के पास जाएंगे, अपना बहुमत पेश करेंगे, राज्यपाल उन्हें आमंत्रित करेंगे कि आप अपनी क्या बनाइए, सरकार बनाइए। तो इस पर तो कोई चर्चा का विषय नहीं है। पर मान के चलते इन्हें बहुमत नहीं मिला, इन्हें मिली कितनी सीटें हैं? 110। अब क्या किया जा सकता है? इसे 110 सीटें मिली हैं। अच्छा दोनों में डिवाइड कर देते हैं, 230 का आधा कर देते हैं, कितना? तो 115 को 110 कर देते हैं, एक को कर देते हैं 115, कितनी सीटें बच रही हैं? इसको कर देते हैं 112, कितनी सीटें बच रही हैं? 8 सीटें बच रही हैं। 8 हम बना देते हैं अन्न, है ना, पार्टी A, पार्टी B और C मतलब हो गया अन अदर्स, जो निर्दलीय जीतते हैं, जो किसी पार्टी के नहीं होते। निर्दलीय चुनाव में कुछ लोग पार्टिसिपेट्स करते हैं और जीत जाते हैं तो वो अन्य सदस्य कहलाते हैं, अर्थात वो किसी पार्टी के सदस्य नहीं है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? इन्हें सरकार बनाने के लिए चाहिए 6 सीटें चाहिए। कितनी सीटों पर सरकार बन सकती है? 116। इन्हें सीटें बनाने के लिए कितनी चाहिए? 5। अभी मैं विधानसभा नहीं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, विधानसभा में फिर से आपको डिटेल में बताऊंगा, फिलहाल इसको सिर्फ ऊपर ही ऊपर समझिए कि इन्हें चाहिए कुछ सीटों की आवश्यकता है। अभी कोई भी यहां पर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है तो राज्यपाल अब क्या करेंगे? यहां पर एक्सेप्ट, राज्यपाल यहां पर अब गठबंधन एक्सेप्ट करेंगे। गठबंधन बना के राज्यपाल नहीं देंगे, गवर्नर नहीं देंगे गठबंधन बनाकर कि वो इससे बात करेंगे कि आप यहां चले जाओ। इन्हें खुद एक दूसरे से क्या करना होगा? गठजोड़ करना होगा। अब मान के चलते हैं कि 8 में से 4 सदस्य B के साथ जाने को क्या हो जाते हैं? एग्री। तो इससे कितनी सीटें हो गई? मिल गया बहुमत। अब ये पार्टी जो B है ये जाएगी गवर्नर के पास और बोलेगी गवर्नर साहब देखिए हमारे पास 112 का बहुमत है और ये 4 लोग हमारे साथ आने को, समर्थन देने को तैयार है। तो गवर्नर देखेंगे, गवर्नर बोलेंगे ओके ठीक है आपको बहुमत प्राप्त है, अब आप सरकार अपनी बना सकते हैं। अब सरकार बन गई। चलो पार्टी B ने अब जैसे भी सरकार बनाई हो, या तो पूर्ण बहुमत से या गठबंधन से अपनी सरकार बना ली। अब पार्टी B जीती, अब इसके पास 116 सदस्य हैं। अब इन 116 सदस्यों को एक काम दिया जाएगा, या 116 सदस्यों में से कोई एक व्यक्ति इनका निकल कर आएगा नेता, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं लोकप्रिय नेता। लोकप्रिय नेता कौन होता है? लोकप्रिय नेता कौन होता है? जो जनता की नजरों में, अच्छा वैसे ना देखा जाए तो ऐसा आजकल कॉन्सेप्ट चलता नहीं है, है ना, क्योंकि वर्तमान में आपने देखा होगा कि जो हमारे अभी मुख्यमंत्री बने मोहन यादव जी, उन्हें कोई जानता तो नहीं था वैसे भी, है ना। तो लोकप्रिय आजकल आप बनने के बाद भी बन सकते हैं। तो इन 116 में से एक सदस्य चुना जाएगा जिसे कौन सा पद दिया जाएगा? मुख्यमंत्री। और वही मुख्यमंत्री इनका क्या कहलाएगा? मुखिया। वो मुख्यमंत्री इनका क्या कहलाएगा? मुखिया कहलाएगा।
अब देखो इस मुखिया के पास बहुत सारे काम रहेंगे, ठीक है। ये मुखिया बनने के बाद ऐसा नहीं कि बस लीडर है, अब इसके पास काम बहुत सारे हैं। मंत्रालयों को भी डिवाइड करना है, मंत्रालय का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। डिस्ट्रीब्यूशन करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि उनके साथ मिलकर उसको क्या करना है, फिर काम करना है। इसके बाद समय समय पर किसके साथ परामर्श करता है ये मुख्यमंत्री? ये राज्यपाल के साथ भी परामर्श करता है। तो ये चीज समझ में आई आपको? केवल इतना समझो कि मुख्यमंत्री कौन बनता है, ये चीज क्लियर है। जो बहुमत पार्टी लेकर आएगी उसमें से उसका एक सदस्य क्या बनता है? मुख्यमंत्री बनता है। इसके बाद मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद भारतीय संविधान का हिस्सा है। भारत में मुख्यमंत्री राज्य सरकार का प्रमुख होता है। आमतौर पर उस राजनीतिक दल का नेता जो राज्य विधानसभा में सबसे अधिक सीटें जीतता है, जो सबसे ज्यादा बहुमत लाएगा, उसी का व्यक्ति क्या बनेगा? मुख्यमंत्री बनेगा। कैबिनेट बनाने और सरकार के कामकाज की देखरेख करने की जिम्मेदारी सीएम की होती है। वह राज्य स्तर पर प्रमुख कार्यकारी प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है और विभिन्न मंचों और बातचीत पर राज्य का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। ये चीजें आपको पता है। मंत्रिपरिषद विभिन्न सरकारी विभागों के प्रमुख होते हैं, जो डिपार्टमेंट्स होते हैं। अब हमारे राज्यों में भी तो होता है शिक्षा मंत्रालय, कानून मंत्रालय, वित्त मंत्रालय होता है, गृह मंत्रालय। तो इन मंत्रालयों को भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अलग अलग विधानसभा के सदस्यों को। मुख्यमंत्री द्वारा चुने गए मंत्रियों का गठन करती है। मंत्री सामूहिक रूप से नीतिगत निर्णय और शासन के लिए जिम्मेदार होते हैं। मंत्रिपरिषद प्रशासन और निर्णय लेने में मुख्यमंत्री की सहायता करती है। इसमें वित्त, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य विभाग शामिल हैं। प्रत्येक का प्रबंधन एक मंत्री द्वारा किया जाता है। हर एक विभाग का एक प्रमुख मंत्री होता है। अच्छा, होता क्या है, ये जो आपने अभी गठबंधन देखा ना 4 मेंबर्स का, इनकी यहां पर बहुत वाह वाह हो जाती है। कैसे? ये बोलेंगे कि देखो हम तो इन्हें भी समर्थन दे सकते हैं, हमने इन्हें दिया तो ये सरकार बना लेंगे, हमने इन्हें दिया तो ये सरकार बना लेंगे। तो प्रॉब्लम दोनों के साथ है। तो ये वादे करते हैं कि हम आपको क्या देंगे? हम आपको मंत्रालय देंगे, और देते भी हैं। हम आपको मंत्रालय का पद देंगे, आप बस किसके पास आ जाओ। क्योंकि अगर हमने आपको मंत्रालय नहीं दिया तो ये जो चीज है ये भी हमारे हाथ से चली जाएगी, क्योंकि ये सबसे पावरफुल सीट है स्टेट की। तो मुख्यमंत्री के लिए थोड़ा बहुत त्याग भी करना पड़ता है, और यहीं पर शासन व्यवस्था फिर डगमगाती है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति जो शायद उस चीज के लायक नहीं है ना। अब मान के चलते हैं हमारे यहाँ चुनाव तो कुछ गुंडे भी जीत जाते हैं, कुछ उपद्रवी भी जीत जाते हैं, या असामाजिक तत्व भी चुनाव जीत जाते हैं। हमारे यहाँ अधिकतर बोलना चाहिए वही जीतते हैं, ठीक है। क्योंकि चुनाव में आपको पता है क्या चलता है, चुनाव आयोग द्वारा बनाए गए नियमों की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं, रात को पैसे बांटे जाते हैं, कुछ उनको स्वादिष्ट क्या व्यंजन नहीं बोला जाता है, स्वादिष्ट सोमरस उनको बांटा जाता है। एक सोमरस की छोटी सी बोतल में वो क्या हो जाते हैं, अपना वोट बेच देते हैं, ठीक है। उनका कहना है कि कोई कुछ करने वाला तो है नहीं, हमारा जो चीज हो रही है हमें तो वो मिलता रहे, ठीक है। तो यहां पर सामाजिक व्यवस्था थोड़ी डगमगा जाती है। इसके बाद 164, 163 में क्या लिखा था? राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, और उस मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होगा? अब उस मंत्रिपरिषद के लिए कुछ नियम, कानून, प्रावधान किए गए हैं 164 में, ठीक है। 164 में मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान देखिए। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? अच्छा, चुनेगा कौन मुख्यमंत्री को? अच्छा, कौन चुनेगा? बहुमत प्राप्त दल जो पार्टी होगी उन्हीं में से सदस्यों में से एक चुनकर के आएगा। अर्थात वो पार्टी स्वतंत्र है ये चुनने के लिए कि हम में से कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तो नामित तो वो पार्टी करेगी जो बहुमत लेकर आई है, परंतु उसे नियुक्ति पत्र कौन देगा? राज्यपाल देंगे। सेम एज मंत्रिमंडलों में जो भी मंत्री होते हैं उन्हें नियुक्ति पत्र कौन देता है? राज्यपाल देते हैं। हम बात कर रहे हैं राज्य की, ठीक है। अगर मैं बोलूं केंद्र तो वहां राष्ट्रपति। अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? राज्य की। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी। क्योंकि ये मुखिया है, क्योंकि ये लीडर है, क्लास का मॉनिटर है, तो इसको अपनी टीम बनाने और टीम चुनने का पूर्ण अधिकार है, क्योंकि उनके साथ मिलकर इन्हें क्या करना है? काम। अब एक भी व्यक्ति अगर उसमें ऐसा बैठा जिससे मुख्यमंत्री की नहीं बन रही है, तो दुश्मनी तो उन दोनों की है, पर नुकसान समाज का हो रहा है, नुकसान राज्य का हो रहा है। तो ये चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है कि मुख्यमंत्री से एक बार परामर्श किया जाए किसको केंद्र मंत्रिमंडल में लेना है और किसे नहीं लेना है। और मंत्री राज्यपाल के इच्छानुसार पद धारण करेंगे। किसी राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की
विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से, ये तो केंद्र में भी है, जो कुल सीटें हैं आपकी राज्य की, उसकी 15% से अधिक सीटें मंत्री परिषद नहीं ले सकता, या उससे अधिक मंत्री नहीं बन सकते। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसीलिए किया गया क्योंकि 116 सदस्यों में से 100 लोग चाहते थे कि हम मंत्री बन जाएं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 116 को बहुमत प्राप्त हुआ, 100, मैंने बोला ना, हर चीज का एक मंत्रालय बना देंगे। कोई जल मंत्रालय, कोई कचरा मंत्रालय, कोई कीचड़ मंत्रालय, कोई हवा मंत्रालय, कि कोई हवा पे भी काबू कर लेगा, है ना, कि मुझसे पूछे बिना इससे ज्यादा आप हवा नहीं ले सकते। ठीक है, तो हर चीज, क्योंकि हर किसी को मंत्री बनने का शौक है, अपनी गाड़ी के आगे बोर्ड लगाने का शौक है, राज्य मंत्री, केंद्रीय मंत्री, रक्षा मंत्री, है ना। हमारे यहाँ मंत्री हैं पर 20 रुपए का टोल नहीं दे पाते वो मंत्री। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। किसी राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित 15% से अधिक नहीं होगी, परंतु अब कुछ राज्यों में सीटें बेहद कम है, जैसे गोवा, सिक्किम। तो यहाँ क्या होता है, बशर्ते किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए, है ना। मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 12 तो होनी ही चाहिए, किसको मिलाकर? मुख्यमंत्री को मिलाकर। और अधिकतम 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। 230 का जब आप 15% निकालेंगे, जो भी अंक निकलेगा, उतने ही सदस्य केवल क्या बन सकते हैं? मंत्री बन सकते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति, तो ये भी बता दीजिए, व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी? बिल्कुल सही, क्योंकि हमने केंद्र में पढ़ा था कि जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? मतलब आंसरेबल है लोकसभा के प्रति, और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति। वैसे ही राज्यों में जो मंत्रिपरिषद होती है वो सामूहिक रूप से मुख्यमंत्री, विधानसभा सामूहिक रूप से, सोच के बोला करो, है ना, और हमसे गलत मत बुलवाया करो, सामूहिक रूप से विधानसभा और व्यक्तिगत रूप से राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी। राज्य, क्या बोला मैंने? राज्यपाल, है ना। तुम लोग इसलिए पहले आंसर मत किया करो, है ना, पहले सुन लिया करो। अब बात करते हैं आगे। किसी मंत्री के कार्यालय में प्रवेश करने से पहले राज्यपाल उसे तीसरी अनुसूची, क्या था तीसरी अनुसूची? क्या थी? बिल्कुल सही, तीसरी अनुसूची में इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रपत्रों के अनुसार पद और गोपनीयता की क्या दिलाएगा? शपथ दिलाएगा। आपको पता है हमारे मुख्यमंत्री भी शपथ लेते हैं, और जो जो मंत्री हमारे मंत्रालय ग्रहण करते हैं वो भी क्या लेते हैं? शपथ लेते हैं। कोई मंत्री जो लगातार 6 माह की किसी भी अवधि के लिए राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। क्यों? हमें पता है कि यदि कोई सदस्य जो विधानसभा, अभी हम राज्य पढ़ रहे हैं तो विधानसभा की बात करते हैं और विधान परिषद हटा देते हैं कि विधान परिषद अभी राज्य में नहीं है, कोई सदस्य विधानसभा का सदस्य नहीं है, तो भी वो इस स्थिति में सीएम या मंत्री बन सकता है या नहीं? बिल्कुल बन सकता है, परंतु कितने समय के लिए? केवल 6 माह के लिए। अच्छा, 6 माह के आगे यदि उसे इस पद पर बने रहना है तो क्या करेगा? 6 माह के भीतर इसे उस राज्य के उस राज्य के किसी भी सीट से विधानसभा का सदस्य बनकर आना होगा। ठीक है, विधानसभा का सदस्य बनकर आना होगा। अगर मान के चलते हैं वो 6 माह के अंदर ये सदस्य नहीं बन पाता, तो ऐसी स्थिति में कोई मंत्री जो लगातार 6 महीने की किसी भी अवधि के लिए राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है, तो उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री वह नहीं रहेगा और उसे उस पद को भी छोड़ना पड़ेगा। मंत्रियों के वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जैसे राज्य का विधानमंडल समय समय पर कानून द्वारा निर्धारित कर सकता है, और जब तक राज्य का विधानमंडल ऐसे निर्धारित नहीं करता, तो आपको दूसरी अनुसूची याद है, हमने बात की थी कि हमारे यहाँ के जो सदस्य हैं वो पहले वेतन भत्तों पे बात करते हैं, उसके बाद शपथ लेते हैं, है ना। दूसरी अनुसूची थी वेतन भत्तों से संबंधित, और तीसरी अनुसूची थी आपकी, तो जब तक उस राज्य की विधानमंडल इस प्रकार की सेवा शर्तें डिसाइड नहीं करेगी, तो तब तक एक जगह नियम लिखे हुए हैं जिसको फॉलो किया जाएगा। वो कहां लिखे हुए हैं? दूसरी अनुसूची में। कहां पर? दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट
होंगे। क्लियर है ये वाला पॉइंट? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है? इससे पहले आर्टिकल नंबर 163 क्या था? राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा। आर्टिकल नंबर 164 मंत्री परिषद के प्रावधान। 165 यहां पर नहीं है पर मैं बता देता हूं। 165 है आपका महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। 165 क्या है आपका? महाधिवक्ता। ये महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? बिल्कुल सही, महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल। ये हमारे कानूनी सलाहकार होते हैं राज्य के, या बोल सकते हैं विधिक सलाहकार, और ये हमारे राज्य के वकील होते हैं। ठीक है, या राज्य के अगेंस्ट आने वाले सभी मामलों पर कौन सुनवाई देखता है? हमारे एडवोकेट जनरल देखते हैं। ठीक है, और इनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है? ये तो हमें पता है। प्रधानमंत्री की तरह जिनकी नियुक्ति के प्रावधानों का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति के विवरण का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। सही में नहीं किया गया है। बस हमें पता है कि बहुमत दल प्राप्त का जो प्रमुख होगा वो क्या होगा? मुख्यमंत्री बन सकता है और प्रधानमंत्री बन सकता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 164 के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। हालांकि राज्यपाल किसी भी यादृच्छिक व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त, मतलब किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल अपनी स्वेच्छा से मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त नहीं कर सकता, लेकिन उसे एक प्रावधान का पालन करना होगा। विधानसभा चुनावों में जिस पार्टी को वोटों का बहुमत मिलता है उसके नेता को राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। जब चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता, अभी ये कंडीशन भी हमने देख ली, जब चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता तो राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग करते हैं और उसके अनुसार मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। अच्छा, विवेक का प्रयोग का मतलब यह है कि पार्टी ए बोल रही है और पार्टी बी बोल रही है कि हम दोनों के पास क्या है? बहुमत है, तो यहां पर फंस जाते हैं गवर्नर। ठीक है, तो गवर्नर इस चीज का निश्चय करते हैं कि वाकई में कौन सदन में अपना बहुमत पेश कर सकता है, और फिर वो उस पार्टी को इनवाइट करते हैं कि आप क्या कर दीजिए। ऐसे मामले में जहां किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, राज्यपाल सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य या गठबंधन में से किसी एक को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और फिर उसे सदन में विश्वास साबित करने के लिए कितना? 1 माह। देखो, किसी को 110 सीट मिली, उसने 6 लोगों को खरीद लिया। हम तो खरीद नहीं बोलेंगे, ठीक है, चलो अपनी मन से आ गए, मन था पावर में आने का, अपने मन से आ गए। ठीक है, लोकतंत्र की बात करते हैं, खरीद फरोख्त की बात नहीं करते। तो 116 सदस्य हो गए। अब ये बोल रहे हैं राज्यपाल से कि राज्यपाल जी हमारे पास पूर्ण बहुमत है, ठीक है, हम सरकार बना सकते हैं। राज्यपाल बोलेंगे ठीक है, दिख रहा है मुझे, मैं आपको निमंत्रित करता हूं, आमंत्रित करता हूं कि आप क्या करिए अपनी सरकार, पर आपको सदन में 1 माह के भीतर विश्वास प्रस्ताव पेश करना होगा। अब ये विश्वास प्रस्ताव क्या होता है? पढ़ा है आप लोगों ने? सत्तारूढ़ दल द्वारा लाया जाता है और विश्वास प्रस्ताव में अपनी पावर को दिखाया जाता है, अर्थात कि देखिए हमारे पास वाकई में 116 सदस्यों का क्या है? बहुमत है। ठीक है, और अगर यहां पर कोई पलट गया, अगर यहां पर एक सदस्य भी पलट गया तो सरकार तुरंत ही तत्काल प्रभाव से गिर जाएगी। ये चीज हो चुकी है अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ, है ना? यही होता है, एक वोट से, केवल एक वोट से आपकी पूरी सरकार धराशायी हो सकती है। ठीक है, यदि पदधारी की कार्यकाल में मृत्यु हो जाती है तो राज्यपाल अपने विवेक से एक मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। हालांकि सत्तारूढ़ दल एक सदस्य को नामांकित करता है और राज्यपाल आमतौर पर उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त कर सकता है। फिर इस व्यक्ति को एक निर्दिष्ट समय के भीतर विश्वास साबित करना। अच्छा, आपको ये चीज तो पता है, जो प्रमुख लीडर होगा, यदि उसकी मृत्यु हो गई तो मंत्रिमंडल का क्या होगा? क्या होगा मंत्रिपरिषद का? लीडर ही चला गया तो मंत्रिपरिषद का क्या होगा? मंत्रिपरिषद डिसॉल्व हो जाएगी। अब जो नया मुख्यमंत्री बनेगा, जिसका पार्टी तो अभी भी सत्तारूढ़ है या अभी भी बहुमत में है, तो वो बहुमत वाली पार्टी फिर नया नाम देगी। वो नई पार्टी में जो नया नाम आएगा वो मुख्यमंत्री बनेंगे और फिर से अपनी नई टीम को खड़ा करेंगे, अर्थात फिर से मंत्रिपरिषद का नया गठन होगा। किसी भी सदन से संबंधित ना होने वाले व्यक्ति को भी मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। हालांकि सीएम के रूप में अपने कार्यकाल के कितना? 6 माह के भीतर उसे किसी भी सदन के लिए चुना जाना चाहिए, जिसके बिना वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य
हो सकता है, चाहे वो विधान परिषद से हो आए या विधान सभा से आए। जिस प्रकार से राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है और लोकसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है, सेम एज यहां पर भी वो चीज फॉलो होती है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? अच्छा, अगर बोला जाए कितना दिया गया है उसे, कितना दिया गया है? अगर कोई समस्या ना आए, अच्छे से काम किया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई संवैधानिक कदाचार नहीं, बहुमत भी उसके पास बना हुआ है, तो कितने समय तक रह सकता है? 5 वर्ष तक वो रह सकता है। मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 25 वर्ष। पक्का? क्यों चाहिए 25 वर्ष? क्यों चाहिए 25 वर्ष? क्योंकि विधानसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है और वह राज्यपाल की मर्जी तक अपने पद पर। देखो, अक्सर इस चीज को लेकर आपकी बहस भी हो सकती है किसी से कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है। ठीक है, तो सामने वाले आपसे बोलेंगे 5 वर्ष, जो कि गलत नहीं है। 5 वर्ष तो उसका कार्यकाल है, पर एक चीज यहां पर गलत है, क्या वो निश्चित कार्यकाल है? ये अनिश्चित कार्यकाल है। अनिश्चित मतलब किसी भी समय बहुमत खोने की स्थिति में वह उस पद को त्याग कर सकता है। राज्यपाल उसे कभी भी हटा नहीं सकते, कभी भी नहीं हटा सकते बिना किसी रीजन के। ये चीज बहुत अच्छी हमारे यहाँ पर है। वरना राज्यपाल केंद्र बैठाता है और किसी राज्य में किसी दूसरी पार्टी की सरकार है, तो राज्यपाल का जब भी मूड होगा वो उसको उस पद से, हाँ, हटाने का अधिकार जरूर प्राप्त है। किसके पास? राज्यपाल। राज्यपाल उसे तब तक बर्खास्त भी नहीं कर सकते जब तक उसे सदन में बहुमत का समर्थन प्राप्त है। जब सीएम अपना बहुमत समर्थन खो देते हैं तो उसे इस्तीफा देना पड़ेगा और राज्यपाल उसे बर्खास्त, तो हटाने की शक्ति तो अभी भी किसके पास है? राज्यपाल के पास है। परंतु राज्यपाल तब तक बर्खास्त नहीं कर सकते जब तक बहुमत बना हुआ है। अच्छा, बहुमत को इतनी वैल्यू क्यों दी जाती है? इस बहुमत को इतनी वैल्यू क्यों दी जा रही है? क्योंकि ये बहुमत नहीं है, ये जनता का आदेश है। क्या है ये? क्योंकि लोकतंत्र में सबसे ऊपर कौन है? बहुमत मिलना मतलब वोट मिलना, वोट मिलना मतलब किसका वोट मिलना? जनता का वोट मिलना। ठीक है, अब जनता कैसे कैसे वोट देती है वो तो आप सभी जानते हैं। ठीक है, अच्छा, वोट दे रहे हो ना, लोकसभा इलेक्शन है, 19 तारीख को वोटिंग है, सभी को वोट देने जाना है। जिसको भी देना हो, नोटा भी दबाना हो तो वोट देने जाना। ठीक है, घर पे मत बैठना। मुख्यमंत्री के प्रमुख कार्य। राज्य का मुख्यमंत्री विभिन्न श्रेणियों संबंध में काम करता है। 3 क्षेत्रों में मुख्यमंत्री विशेष रूप से काम करते हैं, एक मंत्रिपरिषद में, एक राज्यपाल के साथ और दूसरा विधानमंडल में। 3 क्षेत्रों में ये काम करते हैं। तीनों क्षेत्रों को हम डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। वह निम्नलिखित कार्य करता है। देखते हैं क्या करता है। वह राज्यपाल को सिफारिश करता है कि किसे मंत्री नियुक्त किया जाए। अपनी टीम चुन लिए, अब टीम को नियुक्ति पत्र कौन देगा? राज्यपाल। तो राज्यपाल से ये चीज कौन बोलेगा कि किसे कौन सा मंत्रालय देना है? मुख्यमंत्री। वह मंत्रियों के विभागों को नामित या फेरबदल कर सकता है। वह किसी मंत्री को इस्तीफा देने के लिए भी कह सकता है। उनकी अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री। मंत्रियों की सभी गतिविधियां मुख्यमंत्री द्वारा निर्देशित और नियंत्रित होती हैं। यदि वह इस्तीफा दे दें तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद ध्वस्त हो जाती है। वाकई में हो जाती है। अगर लीडर गया तो मंत्रिपरिषद पूरी की पूरी डिसॉल्व, खत्म कहानी, खेल खत्म, टाटा बाय बाय। यदि मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाती है या इस्तीफा दे दें तो भी परिषद स्वतः ही क्या हो जाएगी? कितनी समस्या वाली बात है, बताओ। दिन रात पूजा करते होंगे मंत्री हमारे कि ना हमारे मुख्यमंत्री को कुछ हो और ना हमारे मुख्यमंत्री कभी इस्तीफा दे। ठीक है, क्यों? इसलिए नहीं कि वो चाहते हैं, इसलिए कि उनकी सीट भी क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। बहुत कम आपको ऐसे नेता मिलेंगे, बहुत ही कम, ठीक है, बहुत ही ज्यादा कम, जो वाकई में उस सीट में बैठकर दिन रात इस चिंतन में रहते हैं कि मुझे कल जनता के लिए क्या अच्छा काम करना है। जैसे हमारे नितिन गडकरी जी हैं। अब मेरा कहना है कि हर कोई एकदम दूध का धुला तो है नहीं, कोई भी नहीं है, ना मैं हूं ना आप है। थोड़े बहुत पाप तो सबसे हो जाते हैं, किसी भी प्रकार के पाप, है ना। अब अगर हम शास्त्रों को पढ़ें तो छोटी छोटी चीज भी पाप है ना। अब शब्द भी कहना पाप है। तो मेरा कहना है कोई भी नेता दूध का धुला नहीं हो सकता। थोड़े बहुत गलतियां हो जाती, क्योंकि सत्ता एक ऐसी चीज है जहां पर रहकर भी आपको कुछ गलत चीजों का साथ देना पड़ता है।
एज एग्जाम्पल देंगे तो आज हम बोलते हैं केंद्र में चलो नरेंद्र मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, पर यदि आप बोले कि हाँ भाजपा के पूरे देश में जितने भी लोकसभा के सदस्य हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो क्या सही है? बिल्कुल नहीं है। कहीं ना कहीं किसी ने कुछ कुछ दुष्कर्म किए हैं, कहीं ना कहीं कोई भ्रष्टाचार भी अपने लेवल पर कर रहा है। ऐसे में क्या करे नेतृत्व करता? हर किसी पे नजर रखना इतना आसान तो नहीं जितना दिखता है, क्योंकि बहुत बड़ा देश है, जगह जगह लीडर बने बैठे हैं, अध्यक्ष बने बैठे हैं, युवा कार्यकर्ता बने बैठे हैं, है ना? किस किस पर ध्यान दे पार्टी ऐसी स्थिति में? पर आप अपने जो बुरे कार्य हैं या जिसका आप समर्थन ना चाहते हुए भी कर रहे हैं उससे ऊपर रखिए सामाजिक कार्यों को, है ना? कि आपको इस चिंतन में तो हमेशा रहना है कि मुझे कल समाज के लिए बेहतर क्या करना है। जैसे हम देख रहे हैं हमारे जिले का विकास, मंत्रियों के बीच मतभेद की स्थिति में सामान्यतः मुख्यमंत्री का निर्णय अंतिम माना जाता है। लीडर है तो अंतिम माना ही जाएगा। अब देखते हैं राज्यपाल के संबंध में उसकी शक्तियां क्या है। मंत्री परिषद द्वारा की जाने वाली सभी गतिविधियां निर्णय मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल को सूचित की जाती हैं। राज्यपाल द्वारा पूछे जाने पर प्रशासनिक मामलों की जानकारी राज्यपाल को रिपोर्ट करी जाती है। यदि किसी मंत्री ने किसी मुद्दे पर निर्णय लिया है तो उसे मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल को सूचित किया जाना चाहिए। जब परिषद द्वारा उस पर विचार नहीं किया गया है तो वह निम्नलिखित व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए भी जिम्मेदार है। अच्छा, ये 3 लोगों की नियुक्ति जब की जाती है राज्यपाल के द्वारा तो सलाह किससे की जाती है? मुख्यमंत्री से। पहला आपका एडवोकेट जनरल, दूसरे आपके लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष, और तीसरा राज्य चुनाव आयोग। केवल सलाह ली जाती है, याद रखना। क्या लिखा है यहां? ये सलाह बाध्यकारी नहीं है। तीसरा, विधानमंडल के संबंध में मुख्यमंत्री के कार्य, वह सदन का नेता होता है और इस पद पर रहते हुए वह निम्नलिखित कार्य करते हैं। मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति? राज्य विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी है। वे तब तक ही पद पर बने रह सकते हैं जब तक उन्हें विधानसभा का विश्वास प्राप्त है। राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल का सत्रावसान करने और सत्र बुलाने से पहले मुख्यमंत्री की सलाह आवश्यक है। राज्यपाल को उसकी सिफारिश पर विधानसभा किसी भी समय भंग की जा सकती है। अच्छा, किसकी सिफारिश? मुख्यमंत्री की सिफारिश। मुख्यमंत्री बोल रहे हैं डिसॉल्व कर दीजिए। लीडर कौन है? मुख्यमंत्री कह रहे हैं डिसॉल्व कर दीजिए। किसको? विधानसभा को भंग कर दीजिए। तो राज्यपाल क्या कर देंगे? भंग कर देंगे। सभी सरकारी नीतियों की घोषणा उनके द्वारा सदन के पटल पर की जाती है। सदन के पटल पर सभी नीतियों की चर्चा मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। ये होती है मुख्यमंत्री की शक्तियां विधानमंडल के संबंध में। तो ये है हमारे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री की मैंने आपको योग्यताएं इसलिए नहीं बताई हैं क्योंकि आप लोगों को पता है योग्यताएं क्या होती हैं। योग्यताएं, भारत का नागरिक हो, दूसरा 25 या उससे अधिक वर्ष उसकी उम्र होनी चाहिए, तीसरा अन्य लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, चौथा विधानसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए, और अगर विधानसभा से नहीं आ रहे हो तो विधान परिषद का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। तो आप बन सकते हैं मुख्यमंत्री। तो कौन कौन बनना चाहता है मुख्यमंत्री? बस एक? दो? मुझे तो लगा पूरी क्लास हाथ उठाई। सीएम नहीं बनना क्या? क्या बनना है? पति पत्नी? हाँ, गवर्नर बनोगे बेटा? गवर्नर बनना है? कार करोगा ना? वैसे बन जाओगे, बिल्कुल बन सकते हो। प्रधानमंत्री बन सकते हो देश का। कुछ करो तो, वैसे कार्य भी तो करो। मंत्री परिषद क्या है? ठीक है, मंत्री परिषद पे चर्चा करते हैं। तो आप लोगों को पता है मंत्री परिषद क्या है? बता दो, क्या है मंत्री परिषद? सभी विभागों के जो मुखिया होते हैं वो मंत्री कहलाते हैं, और उन सभी का जो ग्रुप होता है व्हाट्सएप ग्रुप, वो मंत्री परिषद कहलाता है। तो मध्य प्रदेश का मंत्री परिषद अर्थात मध्य प्रदेश के मंत्रियों का समूह। मंत्री परिषद मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त मंत्रियों का सामूहिक। अब ना ये चीजें थोड़ी सी ना बचकानियों बच्चों जैसी लगने लगी क्योंकि मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है ना। अब आप लोग समझदार हो चुके हैं, फिर भी पढ़ लेते हैं। मंत्री मिलकर राज्य सरकार की कार्यकारिणी शाखा बनाते हैं और नीति और कार्यक्रमों को लागू करते हैं। मंत्री परिषद राज्य के सभी नीतिगत मामलों और सामान्य प्रशासन पर मुख्यमंत्री को सहायता और सलाह देते हैं। मंत्री राज्य सरकार के प्रमुख कार्यों जैसे वित्त, सार्वजनिक कार्य, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के विभागों के प्रमुख होते हैं। मुख्यमंत्री राज्य के प्रभावी शासन और
प्रगतिशील विकास को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न मंत्रियों और विभागों की गतिविधियों का समन्वय पर्यवेक्षण करते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। विधानसभा मंत्रिपरिषद में विश्वास की कमी व्यक्त करने का विकल्प चुन सकती है, जिसे इस्तीफा देने की आवश्यकता हो सकती है। तो मंत्रिमंडल बहुत अच्छा होता है, मंत्रिपरिषद बेहतर कार्य करता है। किसके साथ मिलकर? मुख्यमंत्री के साथ मिलकर। और ये अलग अलग डिपार्टमेंट संभालते हैं। शिक्षा का डिपार्टमेंट हो गया, वित्त का हो गया, स्वास्थ्य का हो गया, रक्षा का हो गया, ये सारी चीजें ये संभालते किसके साथ मिलकर। और जहां बहुमत गया वहां सबके सब व्हाट्सएप ग्रुप डिलीट। वहां पर वो व्हाट्सएप ग्रुप क्या हो जाता है? डिलीट। रिमूव करते हैं कौन? राज्यपाल। एक एक करके रिमूव। एडमिन कौन होते हैं? एडमिन अभी भी राज्यपाल हैं। देखो, मुख्यमंत्री केवल बता रहे हैं एडमिन राज्यपाल को कि आपको किस किस को इस ग्रुप में ऐड करना है। बाद में जब काम हुआ तो सबको फिर रिमूव किया जाता है। इसके बाद मंत्रिपरिषद की शक्तियां एवं कार्य। नीति का निर्माण, ज्यादा चर्चा नहीं करते। नीति का निर्माण अर्थात कानून का, ठीक है। ये मंत्रिपरिषद मिलकर ही कानून बनाते हैं। शिक्षा मंत्री बताएंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में किस नई चीज की आवश्यकता है, ठीक है। वित्त मंत्री बताएंगे कि वित्त में किस परिवर्तन की आवश्यकता है। स्वास्थ्य मंत्री बताएंगे कि स्वास्थ्य में हम क्या नए बदलाव ला सकते हैं। कानून मंत्री बताएंगे कि किस नए कानून की आवश्यकता है। ये सभी मिलकर विधानमंडल के पटल में उस कानून को रखेंगे, उस बिल को रखेंगे। फिर वो जब एक्ट बनेगा, हस्ताक्षर होगा किसके? राज्यपाल का। उसके बाद वो बन जाएगा कानून या एक्ट। क्लियर है? प्रशासन पर नियंत्रण। प्रशासन के प्रमुख होते हैं आपके मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री। यही सब मिलकर क्या चलाते हैं? प्रशासन को सुचारू एवं कुशलतापूर्वक चलाने के लिए विभिन्न विभागों को विभाजित किया जाता है और प्रत्येक विभाग को एक मंत्री के प्रभार में रखा जाता है। इनका काम होता है कि उस डिपार्टमेंट को क्या करना? चलाना, बेहतर तरीके से चलाना और उसकी देखरेख करना। नियुक्तियां करना। राज्य में सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां राज्यपाल द्वारा की जाती हैं, लेकिन केवल मंत्रिपरिषद की सलाह पर। मंत्रिपरिषद सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियों पर निर्णय लेती है और राज्यपाल मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार नियुक्तियां प्रदान करते हैं। कानूनों का प्रवर्तन करना और व्यवस्था का रखरखाव करना। भारत में राज्य विधानमंडल द्वारा पारित सभी कानूनों को लागू करना मंत्रिपरिषद की प्रमुख भूमिका है। कानूनों का तब तक कोई फायदा नहीं जब तक उन्हें ठीक से लागू ना किया जाए। किसी कानून को ठीक से लागू किया जाएगा या नहीं, यह मंत्रिपरिषद पर निर्भर करता है। हमारे देश में एक बहुत अच्छी योजना है, आयुष्मान योजना है। आयुष्मान कार्ड योजना, इसमें शायद 5 लाख रुपए, 5 लाख तक का निःशुल्क उपचार दिया जाता है। अब यहां पर बात की जा रही है जब तक उन्हें ठीक से लागू ना किया जाए। ये व्यवस्था बहुत अच्छी है, इसे ठीक से लागू भी किया गया है, परंतु लागू करने के बाद उसकी देखरेख, उस पर नजर बनाना भी बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड जारी किए गए जिनकी मृत्यु हो चुकी है। क्यों? ताकि वो 5 लाख रुपए का जो फंड है वो क्या किया जा सके? कमाया जा सके। डॉक्टर रिकमेंड करते हैं आपको, ताकि डॉक्टर क्यों रिकमेंड करते हैं कि आप आयुष्मान कार्ड लगा दीजिए। आपका इलाज सिर्फ 1 लाख रुपए का है, डॉक्टर उसमें 3 लाख रुपए की मेडिसिन और उपचार दिखाकर कितना लेंगे? देखो, आप तो गरीब हैं, आयुष्मान कार्ड यूज करने वाला केवल गरीब यूज नहीं करता है, सभी कर सकते हैं, है ना। एक उसके लिए क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है। परंतु मैं बात कर रहा हूं कि आपको जहां भी निःशुल्क उपचार मिल रहा है तो आप तो उस प्रोसेस को फॉलो करना पसंद करेंगे। कोई नहीं चाहता कि हमारे उपचार में लाखों रुपए लगे, हमारी सेविंग्स वेस्ट हो जाए। तो आप तो केवल चाहोगे कि हमें बस निःशुल्क उपचार चाहिए। फिर आपका मार्गदर्शन वहां के अस्पताल के जो महान डॉक्टर्स, रिसेप्शनिस्ट वगैरह जो होते हैं वो करते हैं, है ना। और वो आपको बताते हैं कि किस प्रकार से प्रोसेस बढ़ेगी, किस प्रकार से। और आपको तो सवाल करना ही नहीं है ना, क्योंकि आपको क्या मिल रहा है? निःशुल्क उपचार। पर आप देखो कि हमारे द्वारा दिए गए टैक्स का पैसा ही उस हम नहीं दे रहे पैसा उपचार का, पर हमारा ही टैक्स का पैसा किसके पास जा रहा है? उस हॉस्पिटल के पास जा रहा है ना। तो इस प्रकार से हमारा इंप्लीमेंटेशन तो अच्छे से किया जाता है, परंतु उसकी देखरेख नहीं। अब दूर नहीं जाते, छोटी सी योजना की बात कर लेते हैं, 1250 रुपए वाली योजना। लाखों में नहीं जाते, छोटी सी योजना। कौन सी? लाडली सिस्टर योजना, आपकी लाडली बहना योजना, ठीक है। अब ऐसी ऐसी लाडली बहना घूम रही हैं मार्केट में इतनी सच संवर के, कि जिनके लिए उनका मेकअप ही 5,000 रुपए का आता है, पर लाडली बहना को 1250 चाहिए, ठीक है। तो क्या ऐसी लाडली बहनाओं के लिए लाई गई थी योजना? नहीं लाई गई थी ना। वही चीज है, इंप्लीमेंटेशन का उद्देश्य सही है, परंतु निगरानी भी आवश्यक है उस पर, है ना। उस पर निगरानी होना भी। कुछ लोगों के लिए 1250 बहुत बड़ी रकम है,
उन लोगों को 1250 नहीं, आप 1500 दे दो, 2000 दे दो, पर देखो कि 1250 का उपयोग कौन किस प्रकार से कर रहा है। अब कुछ लोग समृद्ध लोग हैं गांव के, परंतु बीपीएल कार्ड बना हुआ है, गरीबी रेखा का कार्ड बना हुआ है, पूरे कमरे भरे हुए हैं अनाज से, परंतु फिर भी गरीबी रेखा का कार्ड है। लाडली बहना हर महीने की 5 तारीख 10 तारीख को चेक कर रही है कि 1250 आए कि नहीं आए, क्योंकि वो सनस्क्रीन लेना है ना, सनस्क्रीन महंगी आती है, तो उसका पैसा मामा जी दे रहे हैं। तो कानूनों का प्रवर्तन और व्यवस्था का रख रखाव, इसके अलावा विधायी प्रस्तावों का निर्माण, विधि से संबंधित प्रस्तावों को तैयार करने का काम भी कौन करता है? मंत्रिपरिषद। धन विधेयक का परिचय और बजट। अच्छा एक चीज और, रुको, राज्य विधानमंडल में पेश किए गए अधिकांश विधायी प्रस्ताव या विधेयक मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार किए जाते हैं, और ऐसे विधेयकों को क्या कहा जाता है? क्योंकि हम जानते हैं कि सदन में दो प्रकार के सदस्य होते हैं, एक सरकारी और एक निजी। जितने भी सदस्य मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं वो क्या कहलाते हैं? वे सरकारी सदस्य कहलाते हैं, और अन्य क्या कहलाते हैं? निजी मेंबर्स। अब भले वो सत्तारूढ़ पार्टी के हो या विपक्ष पार्टी के हो, कभी भी जब भी विधायी प्रस्ताव पेश किया जाएगा तो वो हमेशा किसके द्वारा पेश किया जाएगा? सरकारी सदस्य अर्थात मंत्रिपरिषद के ही किसी सदस्य के द्वारा वो प्रस्तुत किया जाएगा। मंत्रिपरिषद ना केवल विधेयक तैयार करती है, बल्कि उन्हें राज्य विधानमंडल में पेश करती है और देखती है कि विधानमंडल द्वारा पारित हो जाए। क्योंकि राज्य विधानमंडल में मंत्रिपरिषद का बहुमत है, इसलिए उन्हें अपने विधेयकों को पारित करने में कठिनाई महसूस नहीं होती। धन विधेयक का परिचय और बजट की तैयारी। अब मुझे एक चीज बताओ, धन विधेयक का परिचय, बजट की तैयारी सरकारी मेंबर करेंगे या प्राइवेट मेंबर्स? बिल्कुल सही। किसी भी आय और व्यय से जुड़े धन विधेयक को केवल सरकार या मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य द्वारा राज्य विधानमंडल में पेश किया जा सकता है। मंत्रिपरिषद के अलावा कोई भी अन्य सदस्य इस विधेयक को राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत नहीं कर सकता है। तो कोई भी यदि कानून से संबंधित विधेयक है, कोई भी विधि से संबंधित विधेयक है, कोई भी धन से संबंधित विधेयक है, या कोई भी बजट से संबंधित विधेयक है, तो वो केवल और केवल सरकारी सदस्य अर्थात मंत्रिपरिषद के सदस्य ही पेश कर सकते हैं। क्लियर है? मंत्रिपरिषद के संबंध में मुख्यमंत्री की शक्तियां, ये सब हम देख चुके हैं। मुख्यमंत्री अपने मंत्रिपरिषद का स्वामी होता है, वह अपने मंत्रियों के चयन में स्वतंत्र है। राज्यपाल सभी मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। मुख्यमंत्री जब चाहे किसी भी मंत्री को इस्तीफा मांग सकते हैं। मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के बीच अलग अलग विभागों का वितरण करते हैं। मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल का प्रमुख आधार होता है, वह मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं और एजेंडा तय करते हैं। प्रत्येक मंत्री प्रभार के लिए व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री के प्रति जवाबदेह है। मुख्यमंत्री विभिन्न मंत्रियों के कार्यों का समन्वय करते हैं। यदि कहीं कोई टकराव होता है तो वह उसे दूर करते हैं और विभिन्न विभागों के कामकाज को सुचारू रूप से चलाते हैं। यहाँ कंफ्यूज मत होना, यहाँ बात हो रही है मंत्री प्रभार की, ठीक है? मंत्री प्रभार के प्रति वो मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायी इसलिए है क्योंकि वो प्रभार उसे किसने दिया है? मुख्यमंत्री ने दिया है। तो ये है हमारे मंत्री परिषद, और ये है हमारे उसके लीडर कौन? मुख्यमंत्री। तो किस प्रकार से मुख्यमंत्री बनता है? क्लियर है? मुख्यमंत्री की शक्तियां 3 आधारों पर देखी है हमने। पहला, विधायिका के संबंध में या विधानमंडल के संबंध में। दूसरा हमने देखा राज्यपाल के संबंध में। और तीसरी शक्तियां किस आधार पर? मंत्रिपरिषद के संबंध में। मंत्रिपरिषद के संबंध में जो भी शक्तियां हैं वो हम देख चुके हैं। राज्यपाल के संबंध में हमने देखा कि हर चीज में परामर्श राज्यपाल को एक बार लेना पड़ता है। और तीसरी चीज हमने देखी कि राज्य विधानमंडल के संबंध में चाहे किसी नए कानून को प्रस्तावित करना हो या उसके बारे में चर्चा करनी हो या फिर नई योजना या नीति के बारे में बात करनी हो, तो वो कौन करता है? मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद मिलकर करते हैं। ठीक है? क्लियर है अच्छे से? मुश्किल था क्या ये? तो आर्टिकल नंबर 163 क्या है? एक मंत्री और उसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। आर्टिकल नंबर 164 क्या है? प्रावधान है। ठीक है, 165 भी बता दो। महाधिवक्ता। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? क्लियर है अच्छे से? चलिए, जय हिंद।